दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग पावर हाउस में। दोस्तों, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि वो बड़े अच्छे मार्क्स ले पाएंगे जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपके फिजिक्स में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे वो बीच बीच में हम बताते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बच्चों, जो हमारी पहली यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होगा उसकी वजह से कैसे फोर्स जनरेट होगा, क्या फील्ड होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो सब हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने विंटर्स में नोटिस किया होगा जब भी आप अपने स्वेटर्स रिमूव करते हैं तो आपको स्पार्क दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है। ठीक है, इसी तरह से कई बार आप किसी मेटल के हैंडल को टच करते हैं तो आपको एक झटका महसूस देता है। इन सब के पीछे क्या रीजन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि इसके पीछे जो है स्टैटिक चार्ज रीजन है, या फिर कहें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रीजन है। ठीक है, तो इस चीज को हम डिटेल में इस चैप्टर में अब करने वाले हैं। बच्चों, जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच दैट ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज मटेरियल। ठीक है, कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो दूसरे मटेरियल यानी दूसरे चार्ज मटेरियल पर फोर्स लगाता है। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कई बार जो कोम को यानी कंघी को सूखे बालों में बार बार रब करने के बाद उसको जो पेपर के पीसेज है उनके पास लेके जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जब हम कोम को बार बार अपने बालों में या ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है जिस वजह से वो जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। इस चीज के लिए एक और एग्जांपल है, जब आप जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है उसे टीवी स्क्रीन या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन के पास लेके जाते हैं, वो भी उसे अट्रैक्ट करने लग जाती है। उसके ऊपर भी एक फोर्स जनरेट होता है, वो भी किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो डेफिनेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बच्चों, जब कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो फोर्स अट्रैक्शन होगा या अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज पे कि आपकी जो बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है। अगर आपकी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। और सिमिलरली अगर पहली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी पे पॉजिटिव, तब भी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर आपके जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? सेम है, यानी कि दोनों चार्जेस या फिर पॉजिटिव हो या फिर दोनों चार्जेस कैसे हो? नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर की तरफ धक्का मारेंगे। ठीक है बच्चों, और किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एटम है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ठीक है, इसे बाहर से कोई एनर्जी मिलती है जिस वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4, और जो प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे? 5। ठीक है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पर इस एटम के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच जाएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एटम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे? 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे? 5। तो आपके जो 5 प्रोटॉन है 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आपको कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि एक एक मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं कि अगर आपने किसी ग्लास रोड को सिल्क रोड से रब किया तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज और सिर्फ क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आप दो ग्लास रोड को आपस में एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी प्लास्टिक की रोड को कैट फर से रब करेंगे, ठीक है, रोड कौन सी लिया आपने, प्लास्टिक की, और उसे रब किससे किया, कैट फर से, तो प्लास्टिक की रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और कैट फर पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपके पास यही क्वेश्चन आ गया कि दो प्लास्टिक की रोड को अगर हम एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों पे कौन सा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले आपका मेथड आता है कंडक्शन मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि आप एक चार्ज बॉडी लेंगे, मान लीजिए आपने ग्लास रोड ले ली जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसे किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करवाएंगे। जब ये न्यूट्रल बॉडी इसको टच करेगी तो आपका पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, ये है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट जो आपका आता है बच्चों वो आता है आपका फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि जब आप कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। वो कब होता है, जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। हमने इसका एक और एग्जांपल अभी किया था कि जब आपने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो आपकी ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, जो तीसरा मेथड हुआ है इंडक्शन मेथड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ध्यान से देखिएगा। आपने एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसके पास आप एक चार्ज रोड लेके जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके गए, जिस वजह से क्या होगा, इस बॉडी पे जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप इस चार्ज बॉडी को अर्थ करेंगे। अर्थ करने की वजह से जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी में रह जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को यहां से पीछे हटा लेंगे, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज आपकी बॉडी पे है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इंडक्शन मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि आप किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, या फिर किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं बिना किसी कांटेक्ट के। तो उसके अंदर आपने इंडक्शन मेथड एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों फिजिक्स के अंदर जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें आप बड़े अच्छे से कीजिएगा। डायग्राम आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए और वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। जो भी आप चीज उसके अंदर मेंशन करें वो अच्छे से आपको क्लियरिफाई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके डायग्राम अच्छे होंगे, डेरिवेशन नीट एंड क्लीन होगी, तो आपको इजिली बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ना बच्चों, कि अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और अगर दोनों ही आपके नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस हो, एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि आप चार्ज को सिंपल मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या है आपका, क्यू है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, जितने भी उस पर टोटल चार्जेस है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। मान लीजिए जो आपके Q1 की वैल्यू है वो क्या है आपकी 2 है, और Q2 क्या है आपका 3 है, और जो आपका Q3 है उसकी वैल्यू मान लीजिए -3 है, यानी उस पर -3 चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज आएगा आपके सिस्टम पे वो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो जो आपका चार्ज है वो कैसा है, एडिटिव इन नेचर। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट,
यानी कि ना चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक कमरा है जो बिल्कुल ही अलग है, जिसमें से ना चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर, उस कमरे के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। बच्चों जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, कि यानी जो चार्ज है क्यू है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस एन ई की, जिसमें ई क्या है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्या चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, जो बेसिक यूनिट है आपके चार्ज की। क्वांटाइज का क्या मतलब है कि जो बेसिक यूनिट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि इट कैन बी प्लस माइनस 2e, इट कैन बी प्लस माइनस 3e, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओके। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, कि जो चार्ज है आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। आपने पहले पढ़ा है मेथड ऑफ कंडक्शन के अंदर, जिसमें आप फिजिकल कॉन्टेक्ट की वजह से चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन, कि अगर कोई बॉडी चार्ज है और वो बॉडी मोशन में आती है तो उसका उसके चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है कि दो स्टेशनरी चार्जेस, या फिर कहिए कि दो स्टैटिक चार्जेस हैं आपके पास Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या फिर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करेगा आपके चार्जेस के नेचर पे। वो जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके दोनों चार्जेस की मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि Q1 इंटू Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कूलम्स, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, आइदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, देन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा आपका K, बाकी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो जो कूलम्स लॉ है वो क्या है आपका, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। बच्चों जो कूलम्स लॉ है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, और बाद में उसका फॉर्मूला और डायग्राम बनाना है, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है बच्चों। अब जो K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहले तो यूनिट, कि जिस यूनिट में आप आपके चार्जेस को मेजर कर रहे हैं, इट इज आइदर SI या फिर CGS, और सेकंड फैक्टर जिसपे आपके K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम के अंदर ये दोनों चार्जेस आपके रखे गए हैं उस मीडियम पे भी आपके K की वैल्यू डिपेंड करेगी। बच्चों अगर आपने जो दोनों चार्जेस हैं किसी एयर मीडियम में रखे हैं और आपका सिस्टम CGS है तो आपके K की वैल्यू 1 आएगी, और अगर SI सिस्टम है तो K की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो होता है परमिटिविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये जो पूरा K फैक्टर है उसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और अगर आपने जो चार्जेस हैं किसी मीडियम में रखे हैं तो जो आपका फोर्स है F, फोर्स है ना मीडियम, आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी ना मीडियम, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ना फ्री स्पेस। बच्चों एक टर्म आती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, FM क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2
आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फोर्स इन अ मीडियम। और अगर हम कहें फोर्स जो आपका फ्री स्पेस है उसके अंदर एफ की वैल्यू क्या थी, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन और ये जो हमारी इक्वेशन आई है 2, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ एम, यानी कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन अ मीडियम। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि व्हाट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको ये निकाल के दिखाना होगा। ओके, क्लियर है आपको बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। इसे भी बड़ी जल्दी से कर लेते हैं। आपके 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 जो एक डिस्टेंस r से सेपरेट किए गए हैं। मान लेते हैं ये दोनों जो चार्जेस हैं वो आपके सेम है, यानी कि सेम ही नेचर है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो जो इनके अंदर फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो है F12, यानी कि इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, सिमिलरली जो Q2 पे चार्ज लग रहा है वो है आपका F21, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1। ठीक है, जिसमें आपका R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है आपके फोर्स की, जो F12 फोर्स है यानी Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, और जो R12 वेक्टर है वो डायरेक्शन दिखा रहा है आपके चार्ज Q2 पे लगने वाले फोर्स की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग लिख के देखते हैं क्या होगा आपका। अगर फोर्स F12 है तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, ये R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, और ऐसे अगर आप मेंशन करें आपका जो फोर्स लग रहा है सेकंड चार्ज पे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो आएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर R12 वेक्टर। ठीक है, जो आपका यूनिट वेक्टर है R21 वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, आपके R21 वेक्टर डिवाइड बाय आर के। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, तो वो क्या होगा आपके कंप्लीट वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन को। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, यहाँ पे ये बन जाएगी R21 वेक्टर डिवाइड बाय आर। ठीक है, और ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यू, और यहां आ जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम आपका जो सेकंड फोर्स है वो लिखना चाहें, वो क्या आएगा आपका F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर क्यू, और यहां क्या आ जाएगा आपका R12 वेक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। और एक चीज नोटिस कीजिए कि जो आपका R12 वेक्टर है वो इक्वल है R-के21 वेक्टर के। अगर ये वैल्यू भी हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इससे क्या हो जाएगा आपका, क्या क्लियर होगा कि जो आपका F21 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, -के F12 वेक्टर की। यानी कि आपका जो कूलम्ब्स लॉ है, यानी ये लॉ भी आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है कि जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट नेचर है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को ये। बच्चों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास एक चार्ज Q1 हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, Q1 पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है आपके Q2 चार्ज की वजह से जो क्या है नेगेटिव, वो कैसा होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज योर F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1
ड्यू टू चार्ज Q। सिमिलरली मान लीजिए Q थ्रू भी आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका F13, ठीक है। Q4 से जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका F14 और Q5 से जो फोर्स लग रहा है वो है आपका F15। सिमिलरली Qn की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका F1n वेक्टर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप क्या करेंगे, जो टोटल फोर्स Q1 पे लग रहा है उसको आप क्या करेंगे, इन सबका टोटल करके सम करके निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि जो F1 है वो किसके इक्वल होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1n वेक्टर, ठीक है बच्चों। F12 वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने पिछले टॉपिक में निकाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ क्या वैल्यू थी आपकी R21 वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे वेक्टर F13 की, जिसकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R31 वेक्टर। फिर इन सब वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है बच्चों। एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसके अंदर आपको कंपेयर करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। जो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से, और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 10⁻42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से। और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो है 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो मैंने डॉट बनाया है इसके पार्टिकल क्या नीचे गिर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, नहीं गिर रहे, क्योंकि बोर्ड ने इन पार्टिकल को बड़ी स्ट्रांगली बाउंड कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार 1 मार्क्स में ये कंपैरिजन पूछ लेता है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, या दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, या फिर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स। तो इस चीज को बड़े अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दें, मैं डेफिनेटली उसको मेल कर दूंगी। थैंक यू।